बहुत बरस पहले की बात है। एक शांत हरियाली से भरे गांव जूनागढ़ में गांव की गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखेरता एक बुजुर्ग कुम्हार रहा करता था। उसका जीवन सादा था, पर उसके हाथों में जो हुनर था वह बेजोड़ था। उम्र ने अब उसके कंधों को झुका दिया था और शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। उसके साथ रहती थी उसकी धर्मपत्नी और उनका एकमात्र बेटा माधव, एक ऐसा युवक जिसे जिम्मेदारियों से उतना ही परहेज था जितना पानी से तेल को। कुम्हार ने ना जाने कितनी बार माधव को अपने साथ बैठाकर चाक घुमाना सिखाया, मिट्टी को आकार देना सिखाया, पर माधव के कानों तक जैसे पिता की बातें कभी पहुंचती ही नहीं थीं। समय ने करवट बदली और एक दिन कुम्हार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसे ही चिता की राख ठंडी हुई, माधव की मां ने भारी दिल से बेटे से कहा, बेटा, अब यह घर तेरे भरोसे है। अगर अब भी कुछ ना किया तो भूख ही हमारा साथी बनेगी। माधव की आंखों में पहली बार कुछ गंभीरता झलकी। उसने मां की ओर देखा और कहा, मैं अभी कुछ करता हूं मां, घर को संभालना अब मेरा फर्ज है। वो गांव के छोर की ओर बढ़ा, जहां दूर दूर तक फैला समुद्र लहरों से बात कर रहा था। वहां उसने देखा कि एक भव्य जहाज किसी अनजाने सफर पर निकलने को तैयार है। नई जिंदगी की तलाश में माधव ने बिना सोचे समझे उस जहाज पर कदम रख दिया। मगर समुद्र शांत कहां रहता है। यात्रा शुरू होते ही आसमान में काले बादल उमड़ पड़े और थोड़ी ही देर में तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जहाज बिखर गया, लोग चिल्लाए, पर किस्मत ने माधव की नाव बनकर एक बड़ा लकड़ी तना भेज दिया। उसी के सहारे बहते बहते वह किसी अनजान तट पर जा पहुंचा। भूख प्यास और थकावट से चूर वह वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी चेतना लौटी, उसने खुद को एक अजनबी धरती पर पाया। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला और उस नई दुनिया को समझने के लिए आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर उसे एक चहल पहल से भरा बाजार नजर आया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, लोग उसे देखकर हैरानी से भर गए। एक औरत ने पूछा, तुम कौन हो? इस देश में कैसे आए? माधव ने बिना हिचकिचाए कहा, मेरा नाम माधव है। मैं दूर देश के कगांव जूनागढ़ से आया हूं। भीड़ में खड़े एक व्यापारी ने स्थिति को भांपते हुए आगे बढ़कर लोगों को शांत किया। एक भटके हुए इंसान को यूं सवालों से घेरना ठीक नहीं। चलो अपने अपने काम पर लगो। फिर उसने माधव की ओर देखा और कहा, आओ मेरे साथ। व्यापारी ने उसे अपने आलीशान घर ले जाकर भरपेट भोजन कराया। जब माधव थोड़ा संभला तो उसने अपनी कहानी व्यापारी को विस्तार से सुनाई। उसका गांव, उसका परिवार, उसका सफर और वो तूफानी रात जिसने उसकी दुनिया बदल दी। फिर व्यापारी ने मुस्कुराते हुए माधव से पूछा, तो बताओ, जूनागढ़ में तुम किस रास्ते में रहते थे? माधव ने जवाब दिया, हमारा घर उस मंदिर के पास वाली गलियों में था जहां सुबह सुबह शंख की आवाज गूंजा करती थी। यह सुनते ही व्यापारी के चेहरे पर एक पल को अजीब सी भावनाओं की परछाई दौड़ गई। उसने थोड़ा रुककर फिर पूछा, और तुम्हारे पड़ोसी कौन कौन थे? वहां माधव ने कुछ नाम गिनवाए और फिर भावुक होकर बोला, हमारे सबसे प्यारे पड़ोसी शशिकांत काका थे। बहुत नेक इंसान थे। उनके बड़े बेटे ने तो अब गांव में किराने की दुकान भी खोल ली है। व्यापारी ने गहरी सांस लेते हुए फिर पूछा, और उनका छोटा बेटा, उसका क्या हुआ? माधव की आंखों में एक हल्की उदासी आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, विशाल मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। हम हर दिन गली में खेलते थे, पर एक दिन अचानक वो कहीं खो गया। आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहां चला गया। बहुत ढूंढा था, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। यह सुनते ही व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने माधव को गले से लगा लिया और भावुक होकर बोला, माधव, तू मुझे पहचान नहीं पाया, पर मैं ही तेरा खोया हुआ दोस्त विशाल हूं। माधव की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या तुम विशाल हो? विशाल ने सिर हिलाते हुए कहा, हां दोस्त। बचपन में मुझे कुछ लोग उठा ले गए थे। वो लोग बच्चों को बेचते थे। मुझे बहुत दूर किसी अनजान जगह ले जाकर बेच दिया गया। सैलून तक वहां रहा, लेकिन जैसे ही मौका मिला वहां से भाग निकला और इस जनकपुर नाम के देश में आ पहुंचा। यहां आकर मैंने कारोबार शुरू किया, मेहनत की और अब इस देश का एक बड़ा व्यापारी बन गया हूं। यहां तक कि राजा भी मुझे इज्जत देता है।
दोनों दोस्तों की आंखों में आंसू थे। बिछड़ने का दर्द और मिलने की खुशी एक साथ बह रही थी। विशाल ने फिर माधव का हाथ पकड़ा और गंभीरता से कहा, लेकिन सुन भाई, एक बात हमेशा याद रखना, यहां किसी को अपनी असली पहचान मत बताना। अगर लोगों को पता चला कि तू एक कुम्हार है तो ये लोग तेरा मजाक बनाएंगे। यहां की सोच अलग है। तू मेरा दोस्त बनकर यहां रहना और जो मैं कहूं वही करना। माधव अब भी हैरान था। लेकिन मैं क्या करूं? मैं कैसे टिकूंगा? विशाल मुस्कुराया और बोला, फिक्र मत कर, कल सुबह मैं तुझे एक रास्ता दिखाऊंगा, एक तरकीब जिससे तू भी इस जगह में खूब नाम और पैसा कमा पाएगा। अभी के लिए तू आराम कर, फिर हम एक नई शुरुआत करेंगे दोस्त होकर, भाई बनकर। जब मैं पहली बार इस शहर में आया था, विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरी हालत एक भटकते मुसाफिर जैसी थी। ना ठिकाना था, ना पैसा, ना पहचान। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी सूझबूझ और कुछ खास चालों से इस शहर में अपनी जगह बना ली। और आज देखो, मेरे पास शानदार हवेली है, नौकर चाकर हैं और जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रही। माधव ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी और सिर हिलाया। रात बीत गई। सुबह का उजाला फैलते ही माधव ने आंखें खोलीं तो उसके सामने मेज पर गर्मागर्म नाश्ता सजा हुआ था। नाश्ता खत्म ही हुआ था कि विशाल उसके पास आया। इस बार उसके हाथों में एक बेहद कीमती रेशम की पोशाक और चमचमाती हुई पगड़ी थी। दोस्त, विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। यह लो, यह कपड़े पहन लो और साथ में यह थैली भी रखो। इसमें पूरी 2000 अशर्फियां हैं। माधव ने जब वो पोशाक पहनी तो जैसे वह किसी और ही दुनिया का इंसान लगने लगा। उसका हुलिया ही बदल गया। अब वो गांव का सीधा साधा युवक नहीं, बल्कि किसी रियासत का रईस व्यापारी नजर आ रहा था। अब ध्यान से सुनो, विशाल ने गंभीर लहजे में कहा, कुछ ही देर में एक शानदार बग्घी तुम्हारे लिए आएगी। जैसे ही वह आए, तुम पूरे रौब के साथ उस पर सवार हो जाना। बग्घी के साथ मेरा एक वफादार सेवक भी होगा। वह तुम्हारी हर बात मानेगा। उस बग्घी से तुम शहर के सबसे बड़े कपड़ों के बाजार पहुंचोगे। वहां एक भव्य सी दुकान है जहां इस इलाके के नामी व्यापारी जमा रहते हैं। मैं भी वहीं रहूंगा। मैं सबके सामने यह कहूंगा कि तुम किसी दूर के राज्य से आए हो और बहुत बड़े कपड़े के कारोबारी हो। मैं तुम्हारे साथ गर्मजोशी से मिलूंगा, तुम्हारा हाल चाल पूछूंगा। फिर देखना, बाकी व्यापारी भी तुम्हें जानने को उतावले हो जाएंगे और यहीं से शुरू होगा तुम्हारा नया खेल, एक फरेब जो तुम्हें फकीरी से अमीरी की ओर ले जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। विशाल ने माधव के करीब आकर धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा, यहां के व्यापारी जब अपने सामान के साथ सफर पर निकलते हैं तो वे खुद अपने ऊंटों के काफिले से कई दिन पहले मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उनके ऊंट और सामान बाद में आता है। तो मैं सबको यह कह दूंगा कि तुम्हारा भी काफिला रास्ते में है और जल्दी ही यहां पहुंचने वाला है। तुम सबके सामने बड़ी ठसक से कहना कि तुम्हारे साथ पूरे 1000 ऊंटों का एक भव्य काफिला है और उन ऊंटों पर कीमती माल लदा है। मैं जब तुमसे पूछूं कि साहब क्या आपके माल में रेशमी थान भी हैं, तो तुम तुरंत कहना, हां जी, और भरपूर मात्रा में हैं। यही सुनकर सब व्यापारी तुम्हारे प्रभाव में आ जाएंगे। अब सुनो, जो 2000 अशर्फियां मैंने तुम्हें दी हैं, उनका सही इस्तेमाल करना। उन व्यापारियों से चीजें खरीदना, जैसे तांबे के बर्तन, लोहे के औजार वगैरह, लेकिन दाम चुकाते समय समझदारी दिखाना। अगर कोई कहे कि इस चीज की कीमत 8 अशर्फियां हैं तो तुम 5 अशर्फियां बोलना। मोल भाव करना जरूरी है। माधव मुस्कुराया और बोला, अरे भाई, मैं तो 8 ही अशर्फी बोल दूंगा। आखिर अशर्फी तो सोने की होती है। यह सुनकर विशाल जोर से हंसा और बोला, तुम्हारा भोलापन अभी गया नहीं। खैर, यह सौदेबाजी कैसे करनी है, यह मैं तुम्हें खुद सिखा दूंगा। तुम्हें माल लेना, बेचना और लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, सब कुछ धीरे धीरे समझा दूंगा। बस याद रखना, 1 महीना बीत जाए और कोई तुम्हारे माल के बारे में पूछे तो कह देना, क्या करें जनाब, रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। फिर किसी को शक नहीं होगा और सब तुम्हें सच्चा समझेंगे। माधव अब पूरी तरह से एक नवाबी ठाठ में था। रेशमी पोशाक पहनकर तन में ऐंठन और चाल में रौब लिए
वो सीधे शहर के सबसे बड़े कपड़ों के बाजार में जा घुसा। ना किसी से रास्ता पूछा, ना किसी से परिचय लिया, सीधा एक शानदार सी दुकान के भीतर दाखिल हुआ। उसी दुकान में विशाल पहले से ही एक रईस सेठ की तरह बैठा था, जैसे दुकान उसी की हो और शहर उसी के इशारे पर चलता हो। जैसे ही माधव की नजर उस पर पड़ी, विशाल तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और झुककर बड़े आदर से उसे सलाम किया। दुकान में बैठे अन्य तमाम व्यापारी भी एक एक करके झुकते चले गए और सलाम ठोकने लगे, जैसे कोई बड़े नवाब का स्वागत हो रहा हो। इसके बाद विशाल ने धीरे से बाकी व्यापारियों के कानों में कुछ फुसफुसाया और सभी को बैठने का इशारा किया। फिर उसने माधव की ओर रुख किया और बड़े अदब से पूछा, हुजूर, आपका माल कहाँ है? माधव मुस्कुराया और जवाब दिया, जहां आसमान खत्म होता है और धरती शुरू होती है, वहीं कहीं रास्ते में आ रहा है। एक व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, आपके काफिले में कुल कितने ऊंट हैं? माधव ने मुस्कान के साथ कहा, जब काफिला यहां पहुंचेगा तब खुद ही गिन लेना। लंबी यात्रा में कुछ ऊंट थक कर गिर भी जाते हैं, अब कौन कह सकता है कितने बचेंगे। व्यापारी आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी एक बोला, सच कहते हैं समझदार आदमी हर हाल में समझदारी से ही जवाब देता है। एक और व्यापारी ने पूछा, क्या आपके काफिले में रेशम का माल भी है? माधव बोला, रेशम का तो जैसे खजाना ही लाद रखा है। विशाल ने फिर सवाल दागा, और किस किस्म का माल है? उसमें माधव ने अब ठाठ से बोला, रेशमी धान, मखमली कपड़े, सोने चांदी के बर्तन, बहुमूल्य गहने, हीरे जवाहरात, सब कुछ है। कह सकते हैं काफिला नहीं, खजाने की खान है। अब तो दुकान में बैठे सारे व्यापारी पूरी तरह यकीन कर बैठे थे कि माधव कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक असाधारण बड़ा सौदागर है। इसी बीच दुकान में एक फकीरा टपका, झोली फैलाए सबके सामने खड़ा हो गया। कोई उसे एक सिक्का डाल गया, कोई दो, और कुछ लोगों ने मुंह फेर कर माफी मांग ली। लेकिन जब वहीं फकीर माधव के पास पहुंचा तो उसने अपनी अशर्फियों से भरी थैली से 2 मुट्ठी भर सिक्के निकाले और झोली में डाल दिए। यह देखकर बाकी भिखारियों के कान खड़े हो गए। मिनटों में वहां झोली फैलाए फकीरों की कतार लग गई। माधव भी रुकने वाला नहीं था, मुट्ठी भर भर करके अशर्फियां लुटाता गया, जब तक कि उसकी पूरी थैली खाली ना हो गई। इस दरियादिली का असर ऐसा हुआ कि अगले ही दिन से पूरा शहर उसी के नाम की चर्चा करने लगा। हर नुक्कड़, हर चौराहे पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, वो नया अमीर आदमी जो दिल से भी राजा है। शहर में अब हर तरफ बस एक ही नाम की चर्चा थी। माधव चाहे दुकानदार हो, सौदागर हो या कोई फकीर, हर जुबान पर यही था कि ऐसा दरिया दिल और अमीर सौदागर कभी इस धरती पर नहीं उतरा। जो फकीर उसके पास आता वो खाली हाथ नहीं लौटता, और जब माधव को पैसों की जरूरत पड़ती तो कोई भी व्यापारी बिना सवाल पूछे उसे कर्ज दे देता। लोग मान चुके थे कि वह सचमुच किसी बेमिसाल कारोबार का बादशाह है। लेकिन इस सारी चकाचौंध के बीच विशाल का दिल धड़कने लगा। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। एक दिन शाम को उसने माधव को अपने कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद करके बोला, क्या तमाशा बना रखा है तुमने? हर तरफ दान दरिया दिली का प्रदर्शन चल रहा है। जो उधारी तुम बाकी व्यापारियों से ले रहे हो वह लौटाओगे कैसे? माधव ने पूरी शान से कहा, क्यों नहीं लौटेगा? मेरा काफिला 1000 ऊंटों का है और हर ऊंट पर बेशुमार माल लदा है। जब वह पहुंचेगा तो सारा कर्ज चुका दूंगा। विशाल ने आंखें तरेरी और होंठ चबाते हुए बोला, कौन सा काफिला? किस ऊंट की बात कर रहे हो? हकीकत यह है कि कोई काफिला नहीं आ रहा। माधव चौंक गया, उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। क्या कह रहे हो तुम? मेरा काफिला रास्ते में है, बहुत लंबा काफिला है। ऊंट के पीछे ऊंट धीरे धीरे सब आ रहे हैं। लेकिन सच यह था कि माधव अब तक शहर के अलग अलग व्यापारियों से 800 अशर्फियां उधार ले चुका था, और वह सारी रकम उसने फकीरों में लुटा दी। ना उसने तांबे के बर्तन खरीदे, न लोहे के औजार, जैसा कि विशाल ने उसे पहले सिखाया था। माधव ने तो जैसे पैसे हवा में उड़ा दिए। अब विशाल का सब्र जवाब दे गया। गुस्से में उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। तुम तो पूरी तरह से ना समझ निकले, वो गुर्राया।
अगर इसी रफ्तार से कर्ज लेते रहे और ऐसे ही भीख मांगने वालों में बांटते रहे तो मजबूरी में मुझे सभी को बताना पड़ेगा कि तुम असल में एक कुम्हार के बेटे हो और सबको झूठ बोलकर बेवकूफ बना रहे हो। माधव बिल्कुल शांत अंदाज में बोला, अरे कह दो ना सबको, मगर याद रखना वही बात सबसे पहले तुमने ही फैलाई थी कि मैं एक नामी व्यापारी हूं और मेरा काफिला सैकड़ों ऊंटों से भरा हुआ है। अब अगर राज खुला तो तुम्हारा नाम भी सामने आएगा। माधव की बात सुनकर विशाल का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसका चेहरा तमतमा गया। वो पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जैसे किसी ने उसकी साख पर सीधा वार कर दिया हो। इसी बीच इस राज्य का राजा बेशुमार खजाने का मालिक होते हुए भी दिन रात बस एक ही बात सोचता था, और ज्यादा कैसे पा लिया जाए। उसके तहखाने पहले ही सोने चांदी के ढेरों, हीरे जवाहरात और बेशकीमती बर्तनों से भरे थे, मगर उसकी लालच की आग बुझने का नाम नहीं लेती थी। हर सुबह उठते ही उसका पहला सवाल यही होता, आज कितने मोहरे और जुड़ सकती हैं। इसी दौरान एक दिन खबर आई कि उनके राज्य में एक बहुत बड़ा अमीर व्यापारी दाखिल हुआ है। नाम है माधव, जो सड़क किनारे फकीरों को अशरफियां लुटा रहा है। और तो और बताया गया कि उसका काफिला सैकड़ों ऊंटों पर लदा माल लेकर पीछे पीछे आ रहा है। राजा के कान खड़े हो गए और मन तो जैसे झिल मिलाने लगा। लालच की चमक में अगर यह सारा माल मेरे हाथ लग जाए, उसने सोचा, तो मेरे खजाने की चमक सूर्य को भी मात दे देगी। बिना वक्त गवाए राजा ने अपने सेवक को बुलाया और हुक्म दिया, जाओ उस परदेसी अमीर सौदागर को फौरन हमारे दरबार में हाजिर करो। कुछ ही देर में माधव को पकड़कर राजमहल लाया गया। वह दरबार में राजा के सामने पेश हुआ। माधव ने पूरी ठसक में जवाब दिया, मैं जूनागढ़ का नामी व्यापारी हूं। मेरा कारवा रास्ते में है, जिसमें सैकड़ों ऊंट हैं। उन पर लदा है रेशम, मलमल, सोने चांदी के बर्तन, कीमती जेवरात और बेशुमार दौलत। राजा की आंखों में अब सोने की चमक साफ झलकने लगी। दिल तो जैसे नाच उठा, पर चेहरा पूरी तरह गंभीर बनाए रखा। अंदर से वह सोच रहा था, अगर इस खजाने पर मेरा हाथ पड़ जाए तो कौन रोक सकता है। मुझे दुनिया का सबसे धनी राजा बनने से माधव को सम्मान सहित विदा किया गया और राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री राजा ने कहा, यह परदेसी व्यापारी कोई आम आदमी नहीं है। इसका तो काफिला ही बेशुमार दौलत से लदा है। मैं नहीं चाहता कि यह बेशकीमती मोती किसी और के झोले में चला जाए। फिर राजा ने धीरे से मुस्कुराते हुए वह प्रस्ताव रखा जिसने पूरे दरबार का माहौल बदल दिया। मैं सोचता हूं कि अपनी बेटी की शादी इसी सौदागर माधव से करवा दूं। अगर यह मेरा दामाद बन गया तो इसकी सारी दौलत अपने आप मेरी झोली में आ जाएगी। राजा की बात सुनकर प्रधानमंत्री थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, महाराज क्षमा करें, लेकिन जिस आदमी की असलियत हमें मालूम तक नहीं, उसके हाथ में राजकुमारी का भविष्य सौंप देना कहीं उचित नहीं होगा। यह सुनते ही राजा की भौहें तन गईं। चेहरा सख्त हो गया। उसने तीखी नजरों से प्रधानमंत्री को घूरते हुए कहा, तुम्हारे शब्दों के पीछे की मंशा मैं भली भांति समझता हूं। प्रधानमंत्री, तुम नहीं चाहते कि मेरी बेटी माधव से विवाह करे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में यह आस है कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे उस नालायक बेटे के हाथ में थमा दूं। प्रधानमंत्री हल्के से मुस्कुराया, झुककर बोला, महाराज, आपने तो बिना कहे ही मेरे दिल की बात पढ़ ली। राजा अब और भी तमतमा गया। उसने तीखे स्वर में कहा, तो कान खोलकर सुन लो, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारे बेटे को अच्छी तरह से जानता हूं। वो तो एकदम निठल्ला, आलसी और अक्ल से पैदल है। राजकुमारी किसी ऐसे मूर्ख के साथ ब्याही नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री चुपचाप राजा की आज्ञा सिर झुकाकर स्वीकार करता हुआ महल से बाहर निकल गया। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को हुक्म दिया कि उस परदेसी व्यापारी को फिर से दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही देर में माधव को राजमहल में लाया गया और जैसे ही वह सिंहासन के सामने पहुंचा, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ बुद्धिमान सौदागर, तुम्हारी बातों में जो मिठास है, तुम्हारी शख्सियत में जो रौब है, उसे देखकर मेरा मन कहता है कि तुम केवल माल और दौलत ही नहीं, बल्कि कुल गरिमा और सद्गुणों से भी भरपूर हो।
मैं चाहता हूं कि मेरी राजकुमारी का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप दूं और इस शुभ कार्य में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो कल ही बारात लेकर मेरे महल में दूल्हा बनकर आ जाना। माधव का दिल तो उछलने लगा। एक पल को तो लगा जैसे वह खुशी के मारे आकाश में उड़ जाए, लेकिन चेहरे पर गंभीरता बनाए रखते हुए उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी कृपा ही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरे जैसे साधारण व्यापारी को इतना मान्य तो सपना सा लगता है। मैं जैसा आप चाहे वैसा ही करूंगा। मेरी क्या बिसात जो आपके आदेश को ठुकरा सकूं। फिर क्या था। अगली सुबह राजमहल में धूमधाम मच गई। माधव राजसी पोशाक में दूल्हा बना और राजकुमारी मर्गनेनी शाही आभूषणों से सजी दुल्हन बनी सिंहासन कक्ष में मंत्रोच्चार की गूंज के बीच दोनों का विवाह राजकीय विधि विधान से संपन्न हुआ। शहनाइयों की मधुर धुनें महल की दीवारों से टकरा रही थी और पूरे नगर में जैसे त्योहार का माहौल छा गया। हर गली में मिठाइयां बांटी गईं, ढोल नगाड़े बजे और नगरवासियों ने महल के सामने दीप जलाकर आशीर्वाद दिया। लेकिन उस उत्सव के बीच विशाल का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो भीतर से कांप रहा था। उसके माथे पर पसीने की धाराएं बह रही थीं। उसे डर सता रहा था, क्योंकि पूरे नगर में एकमात्र वही जानता था कि जिसे सब करोड़पति सौदागर समझ रहे हैं, असल में वह तो एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले गरीब कुम्हार का बेटा है। डर के मारे विशाल ने 3-4 दिन तक घर का दरवाजा तक नहीं खोला। उधर महल में एक नई कहानी जन्म ले रही थी। राजकुमारी मर्गनेनी, जो रूप और गुण दोनों में अनुपम थी, वो जितनी सुंदर थी उतनी ही सौम्य और सरल स्वभाव की भी थी। वह महल के हर नौकर से मुस्कुराकर बात करती और उसका शांत और स्नेहिल व्यवहार हर किसी का दिल जीत लेता। माधव भी उसके स्वभाव पर मोहित हो चुका था। वो दिन भर राजकुमारी को दुनिया भर कीमजेदार कहानियां और किस्से सुनाया करता, जिन पर मर्गनेनी इतनी जोर से हंसती कि पलंग तक हिल जाता। उनके दिन हंसी में बीतते और रातें प्रेम में डूब जाती। मर्गनेनी को संगीत से गहरा लगाव था। वह जब अपने नाजुक हाथों से सितार छेड़ती तो लगता जैसे हवाओं में रस घुल गया हो। माधव मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता और धीरे धीरे उस संगीत में खो जाता। राजमहल के हर कोने में खुशी बिखर चुकी थी। दास दासियां, रसोई के बावर्ची दरबारी, सभी माधव से प्रसन्न थे, क्योंकि वह हर किसी को रोज कुछ ना कुछ इनाम में दिया करता। शहर के भिखारी और फकीर अब माधव का नाम इज्जत से लेते थे, और जब भी महल के द्वार पर आते 1-2 अशर्फी लेकर मुस्कुराते हुए लौट जाते। लेकिन हर कहानी में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो रोशनी से नहीं बल्कि परछाइयों से प्यार करते हैं। इस विवाह की रौनक से भी कुछ चेहरे फीके पड़ गए थे, और वह थे नगर के कुछ धनी व्यापारी। इन व्यापारियों ने वर्षों पहले माधव को उधार में धन दिया था, और अब उन्हें चिंता सताने लगी थी कि उनका पैसा शायद डूब ना जाए, क्योंकि माधव अब कोई आम आदमी नहीं रहा। वह तो राजा का दामाद बनकर महल की ऊंचाइयों में जा बैठा था, जहां तक आम आदमी की पहुंच तो क्या आवाज भी नहीं जा सकती। विशाल भी भीतर ही भीतर घुल रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी एक छोटी सी मजाक अब एक स्थायी मुसीबत बन चुकी थी। उधर सबसे ज्यादा जलन और क्रोध से भरा था वो व्यक्ति जो दरबार की सबसे ऊंची कुर्सियों में बैठा करता था। राजा का प्रधानमंत्री। सालों से वह एक सपना देख रहा था कि उसका बेटा उसकी ही चालों से एक दिन राजकुमारी का पति बनेगा, और फिर जैसे ही राजा स्वर्ग सिधारेंगे, सिंहासन पर उसके ही बेटे का अधिकार होगा। मगर माधव के अचानक आए इस तूफान ने उसके सारे सपनों की कश्ती डुबो दी। अब प्रधानमंत्री का सीना जलता था, मगर चेहरा मुस्कुराता था, क्योंकि दरबार में चाले मुस्कानों के पीछे ही चली जाती हैं। राजा तो जैसे माधव के प्रेम में अंधा हो चुका था। उसने अपने खजांची को स्पष्ट हुक्म दे रखा था, मेरा दामाद जब भी कुछ मांगे बिना सवाल किए खजाने का दरवाजा उसके लिए खोल देना। हर सुबह राजा इस उम्मीद में आंखें खोलता कि आज तो माधव का काफिला नगर द्वार पर दस्तक देगा। वो दिन भर यही ख्वाब देखता, रेशम की गठरिया, हीरे मोती से भरे संदूक, सोने चांदी के बर्तन और गहनों से लदे ऊंट, और फिर वह सब कुछ धीरे धीरे उसके निजी खजाने में समा जाएगा।
उसे लगता था कि एक अशर्फी देकर वह सैकड़ों अशर्फियों की लूट कर रहा है, पर किस्मत ने जैसे उस पर ताला लगा दिया हो। न कोई काफिला आया, न उसकी परछाई, और न ही माधव ने किसी माल का जिक्र किया। राजा की बेचैनी अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। एक दिन उसने अपने विश्वस्त खजांची को दरबार में बुलाया, क्योंकि अब वह सच्चाई जानना चाहता था। खजांची सिर झुकाए महल में दाखिल हुआ। राजा की तीखी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी थी। गंभीर स्वर में राजा बोला, कहो मेरे दामाद, माधव ने अब तक हमारे खजाने से कितनी दौलत ली है? खजांची ने अपने पुराने बही खातों को खोला, मोहरों की गिनती करी और कांपते हाथों से राजा के सामने झुकते हुए बोला, हुजूर, आपके दामाद माधव बाबू ने पहले ही दिन 111 अशर्फियां ली, फिर दूसरे दिन 250 और तीसरे दिन पूरे 301 अशर्फियां। इस तरह धीरे धीरे अब तक वे खजाने से कुल 5500 अशर्फियां ले चुके हैं। यह सुनते ही राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। जो आंखें अब तक काफिले के ख्वाबों से चमक रही थीं, वो अब चिंता की दरारों से भर गई। मन ही मन राजा सोचने लगा, ना तो अब तक कोई काफिला आया, ना उसकी कोई आहट, और अगर यूं ही चलता रहा तो जल्द ही राजकोष खाली हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने प्रधानमंत्री को बुलवाया। उसकी आवाज में अब हुक्म नहीं, डर की हल्की सी कंपन थी। प्रधानमंत्री जी, राजा बोला, अगर मेरे दामाद की यही दरियादिली चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा खजाना इतिहास बन जाएगा। ना कोई काफिला, ना कोई रेशमी परिधान, सिर्फ उड़ते हुए सिक्के। अब तुम ही बताओ क्या करूं? प्रधानमंत्री की आंखों में चमक आ गई, जैसे सालों की तपस्या रंग लाई हो। उसने संयमित स्वर में कहा, महाराज, बात तो सीधी है। या तो काफिला एक स्वप्न है या फिर एक मायाजाल। राजकुमारी जी को अब अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्हें चाहिए कि वे अपने पति से बेहद समझदारी से उसकी असली पहचान जाने। क्या वाकई वह कोई अमीर व्यापारी है या सिर्फ एक मोहक जाल? साज राजा ने सिर हिलाया और तुरंत राजकुमारी को बुलवाया। जब मर्गनेनी दरबार में आई तो राजा ने अपना दर्द उसके सामने बिखेर दिया। बेटी, उन्होंने कहा, अब तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें यह जानना ही होगा कि माधव कौन है और उसका वो तथाकथित काफिला अब तक क्यों नहीं आया। अगर आएगा तो कब तक आएगा? प्रधानमंत्री ने भी एक नपीतुली मुस्कान के साथ अपनी बात जोड़ी। राजकुमारी जी, आपको शायद अंदाजा नहीं कि आपके विवाह के बाद से खजाना धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। नगर के व्यापारी हताश हैं और विशाल, जो इस कड़ी का सबसे पुराना खिलाड़ी था, वो तो डर के मारे शहर ही छोड़कर भाग गया है। राजकुमारी अब मौन थी, पर उसकी आंखों में कुछ खलबलाने लगा था। पता नहीं वह विशाल कहां गायब हो गया। प्रधानमंत्री ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अगर माधव की असलियत सामने नहीं आई तो यह चुपचाप उबाल खाती मुसीबत एक दिन महल को निगल जाएगी। राजा ने चिंता से राजकुमारी की ओर देखा तो वह दृढ़ता से बोली, पिताजी, आप निश्चिंत रहें। 1-2 दिन में मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगी। आपकी बेटी अब सिर्फ एक रानी नहीं, आपके राज्य की रक्षक भी हैं। उस रात महल के कक्ष में एक अनकहा खेल शुरू हुआ। राजकुमारी ने खुद अपने हाथों से माधव के लिए उसके मनपसंद पकवान बनाए। शुद्ध घी की कचौड़ियां, इलायची वाली खीर और चंदन की खुशबू में लिपटा आम का मुरब्बा। राघव जब भोजन करने बैठा तो उसने राजकुमारी की आंखों में एक अलग ही चमक देखी। न साजिश का डर, बस एक चुप्पी जो कुछ कहने को मचल रही थी। खाना खत्म होते ही राजकुमारी ने धीमे स्वर में पूछा, मेरे प्रिय माधव, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? माधव हंसा और उसी मासूमियत से बोला, राजकुमारी, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी दुनिया है। तुमसे शिकायत करने की गुस्ताखी कैसे कर सकता हूं? राजकुमारी ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीमे से पूछा, तो फिर अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं, क्या तुम सच का साथ दोगे? अब माधव का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, अगर मेरे सिर की कीमत भी चुकानी पड़ी तब भी मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। राजकुमारी ने उसका हाथ थाम लिया और बेहद प्यार से बोली, अब हम दो नहीं, एक जान है। तुमसे कोई कुछ कहे उससे पहले वो मुझसे टकराएगा। जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ।
बस मुझे यह बता दो कि तुम असल में हो कौन, और तुम्हारा वो काफिला जो अब तक नहीं आया वो है कहाँ? यह कहते वक्त उसकी आवाज भले ही मुलायम थी, मगर सवाल उसके भीतर की आग से निकला था। माधव का चेहरा जैसे जम गया हो। उसकी मुस्कान अचानक ठहर गई। गले से एक शब्द भी निकलना भारी लगने लगा। वो कुछ पल चुप रहा और राजकुमारी की आंखों में झांक कर बोला, राजकुमारी, बात थोड़ी लंबी है, मगर अब उसे छुपाना मेरे बस की बात नहीं। धीरे धीरे माधव की आंखें झुकने लगीं और फिर वह बोला, राजकुमारी, मैंने तुमसे कभी झूठ ना बोलने का वादा किया है, तो अब वह वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। इसके बाद माधव ने अपने जीवन की परतें खोलनी शुरू कर दीं। हर राज, हर झूठ, हर डर उसने सब कुछ बिना छुपाए राजकुमारी के सामने उंडेल दिया। आखिर में एक गहरी सांस लेते हुए बोला, जहां तक मेरे काफिले की बात है तो वह कभी था ही नहीं। सब एक मायाजाल था, एक झूठ जिसे मैंने खुद गढ़ा था। यह सुनते ही राजकुमारी ठहाका लगाकर हंसी और बोली, ओ मेरे सरताज, तुमने तो पूरे महल को अपनी कहानी में उलझा दिया, हम सबको अच्छे से मूर्ख बना डाला। माधव भी मुस्कुरा उठा, हाँ, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। राजकुमारी, एक ना एक दिन मेरा झूठ सामने आ ही जाता, फिर तुम्हारे पिताजी मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देते। अब बताओ, मेरी जान कैसे बचती? राजकुमारी चुप हो गई। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। बुद्धिमान, समझदार और मौके की नब्ज पकड़ने वाली वो जानती थी कि एक पल की गलती उसका पूरा संसार छीन सकती है। कुछ पल गहराई से सोचने के बाद बोली, सुनो, मैं तुम्हें 100 अशर्फियां दूंगी। इनमें से 5 किसी पहरेदार को देना और उसे कहना कि वो राजा के अस्तबल से एक तेज, मजबूत और शानदार घोड़ा ले आए। फिर तुम उसी घोड़े पर चुपचाप इस महल से निकल जाना। बहुत दूर किसी और राज्य में छिप जाना, जब तक मैं कोई रास्ता ना ढूंढ लूं। वहीं छिपे रहना। मैं वादा करती हूं, तुम्हें वापस बुलाने की कोई तरकीब जरूर निकालूंगी। रात के अंधेरे में माधव राजकुमारी की योजना के अनुसार घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। उसके पीछे ना कोई शोर, ना कोई निशान। अगली सुबह राजकुमारी राजा के दरबार में पहुंची। वहां प्रधानमंत्री पहले से ही मौजूद था। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, कहो बेटी, क्या कोई खबर लाई हो? राजकुमारी ने एक गहरी सांस ली, खुद को संयमित किया और फिर बोली, पिताजी, आधी रात मेरी दासी ने मुझे जगाया। उसने कहा, कोई माधव से मिलने आया है। माधव उठे और बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद जब लौटे तो उनके हाथ में एक पत्र था। राजकुमारी ने झूठ का ऐसा जाल बुना कि सच भी उस पर विश्वास कर बैठे। उन्होंने कहा कि उनका काफिला रास्ते में डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। बहुत से लोग मारे गए। अब वह थोड़ी बहुत बची संपत्ति को इकट्ठा करने जा रहे हैं। उन्होंने तलवार उठाई और कहा, जल्दी लौटूंगा। खिड़की से देखा। बाहर उनके साथी कीमती वस्त्रों में तैयार खड़े थे। वो घोड़ा ऐसा दौड़ा जैसे बिजली की रेखा हो। सब ओझल हो गए। अंधेरे में चुपचाप अब मेरी बस एक ही प्रार्थना है, ईश्वर उन्हें सुरक्षित लौटाए। राजा ने बेटी की बातों में कोई शक नहीं देखा। उन्होंने पूछा, बेटी, अब हमें क्या करना चाहिए? राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, वे कह गए हैं कि जल्दी लौटेंगे। हमें उनका इंतजार करना चाहिए। उधर दूसरी ओर माधव एक अनजान रास्ते पर अपने घोड़े को दौड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। रात बीत चुकी थी। सुबह की किरणें फैल रही थीं। थकान अब शरीर पर भारी होने लगी थी। तभी उसे कुआं दिखाई दिया। वह रुक गया, पानी पिया, घोड़े को भी पिलाया। कुछ ही दूर जाने के बाद एक पेड़ की छांव में एक बड़ी सी चट्टान दिखी। सोचा, थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए। जैसे ही वह चट्टान पर बैठा, वह हिली और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। एक अंधेरी सुरंग में साथ ही कई छोटे पत्थर भी गिरे और उनमें से एक कांच की बोतल पर जा लगे। बोतल टूटते ही अंदर से धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे वह धुआं आकार लेने लगा और फिर गूंजती हुई एक आवाज आई, मुझे इस कैद से आजाद कराने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यह देखकर माधव का दिल थर थर कांप उठा। जिस पत्थर पर बैठकर वह कुछ देर आराम करना चाहता था, वही उसे ऐसी रहस्यमयी सुरंग में ले आया जहां हवा भी डर कर बहती थी। और अब सामने खड़ा था एक धुआं बनकर उभरा हुआ प्रेत,
माधव की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन तभी वह प्रेत बोला, डर मत। हे मनुष्य, मैं तेरा कोई अहित नहीं करूंगा। मैं हूं प्रेतराज विक्रम, एक भला प्रेत जो वर्षों से एक तांत्रिक के श्राप में फंसा हुआ था। जब मैंने उसके बुरे कामों का विरोध किया तो उसने मुझे इस बोतल में कैद कर दिया। 250 साल से मैं इसी अंधेरे में पड़ा था और आज तुमने मुझे आजाद कर दिया है। माधव थोड़ा सुकून की सांस लेता है और कहता है, प्रेत भाई, मैं तो एक साधारण इंसान हूं जो अपनी किस्मत से लड़ रहा है। और फिर उसने अपनी सारी कहानी उस प्रेत को सुना दी। प्रेत ने मुस्कुराकर कहा, किस्मत ने तुझे सही जगह पहुंचा दिया है। यह वही सुरंग है जहां वह तांत्रिक अपना लूटा हुआ खजाना छुपाया करता था, और वह खजाना आज से तेरा है। फिर प्रेत ने अपनी उंगली से इशारा किया और चारों तरफ अंधेरे में रखे भारी संदूकों को रोशनी में ला दिया। माधव ने जैसे ही एक संदूक खोला, उसकी आंखें चमक उठीं। हीरे मोती अशर्फियां, सोना चांदी, मानो सपनों की दुनिया हकीकत बन गई हो। कहां ले जाना चाहते हो? यह सब प्रेत ने पूछा। माधव ने कहा, अगर यह संभव हो तो इस खजाने को ऊंटों पर लदवाकर मेरे ससुर राजा साहब के महल के बाहर पहुंचा दो। प्रेत ने अपनी मायावी शक्ति से पल भर में ऊंटों पर वह सारा खजाना लदवा दिया और वो ऊंट राजमहल के बाहर आ खड़े हुए। माधव भागता हुआ महल पहुंचा और बोला, राजन, मैं लौट आया हूं अपने काफिले के साथ। राजा, प्रधानमंत्री और राजकुमारी दौड़कर बाहर आए। जब उन्होंने ऊंटों पर लदा हुआ खजाना देखा तो राजा की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उसने माधव को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज से तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे जैसे बहादुर और ईमानदार इंसान को ही गद्दी का हक है। राजकुमारी चुप थीं, पर उसकी आंखों में गर्व और प्यार दोनों चमक रहे थे। शाम को जब दोनों अकेले मिले, माधव ने राजकुमारी को पूरी कहानी बता दी। इसके बाद माधव, राजकुमारी और उसकी मां ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया, खुशियों से भरा, समृद्धि से भरा। वह न केवल राजा का दामाद बना, बल्कि पूरे राज्य का सबसे आदरणीय व्यक्ति भी। उसने पुराने व्यापारियों का कर्ज ब्याज समेत चुकाया, फिर अपने बचपन के सखे विशाल को बुलाकर धन्यवाद दिया और अपनी बूढ़ी मां को भी महल बुला लिया। और इस तरह एक झूठ से शुरू हुआ सफर सच, साहस और किस्मत के सहारे एक परिकथा की तरह खत्म हुआ। निष्कर्ष, माधव की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर इरादे नेक हो और दिल साफ हो तो किस्मत खुद रास्ता बना देती है। एक साधारण इंसान जिसने कभी हार नहीं मानी, अपनी ईमानदारी और हिम्मत के बल पर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों की मदद करके सबका दिल भी जीत लिया। यह कहानी बताती है कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती, और जब वक्त आता है तो छुपा हुआ खजाना भी सामने आ जाता है। यही तो है सच्ची जीत की पहचान, साहस, सच्चाई और किस्मत का संगम।